तो लेट्स स्टार्ट। मास कल्चर की बात करी हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी मास सोसाइटी और मास कल्चर के बारे में। अब मास कल्चर जो एक टर्म है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मास एंड कल्चर। तो जितने भी ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, हमने इनके साथ बात की हुई थी कल मास कल्चर की। तो आप में से कोई बताएगा व्हाट इज मास कल्चर, हाउ कैन वी डिफाइन मास कल्चर? मास कल्चर क्या चीज है? एग्जैक्टली आपने जो बताया मास कल्चर, मास यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पर, मास मीन्स एक बहुत बड़ा लेवल है, एंड कल्चर हम लोग जानते हैं डाइवर्सिटी। तो हम कहते हैं कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स स्टेट, इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। हम देखते हैं कि अगर हम चार पोर्शन में इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, राइट। तो आपकी इस यूनिट में ट्रेडिशंस के बारे में बात की हुई है। अगर आपको मैं आपकी ही बुक के एक एग्जांपल से बताता हूँ, कल भी हमने इस बारे में बात की थी। ये नॉर्थ रीजन है, यहाँ पर वेडिंग जो शादियां होती हैं, इनका स्टाइल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम साउथ। साउथ में जिस तरीके की शादी होती है और वेस्ट में कुछ अलग होगा एंड ईस्ट में कुछ अलग होगा, राइट। हम देखते हैं मूवीज में कि महाराष्ट्र स्टाइल में किस तरीके से शादियां होती हैं, या फिर साउथ में तमिलनाडु है, केरला है, वहां पर किस तरीके से वेडिंग्स होती हैं। एंड नॉर्थ में जो हम लोग उस चीज को विटनेस करते हैं, हम खुद देखते हैं नॉर्थ में तो शादियां, तो देयर इज अ ह्यूज लॉट डिफरेंस। तो कल्चर में हम कुछ फैक्टर्स लेते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि फूड हो गया, अभी बच्चे ने बताया था क्लोथिंग हो गई, राइट, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए। हम क्या चीज देखते हैं कि हम पतंगबाजी जब करते हैं, हम करते हैं या तो 15 अगस्त पे या फिर रक्षाबंधन के टाइम पे, राइट। लेकिन कोई जगह ऐसी है, यानी कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं या फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो वहां पर कब होती है पतंगबाजी? जब मकर संक्रांति, यानी कि अब जो रिसेंटली मकर संक्रांति आने वाली है, तो उस टाइम पर पतंगबाजी होती है। तो ये क्या है, दिस इज डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, यानी कि प्लेस के साथ। जैसे हम हिंदी पढ़ते थे जब हम, तो उसमें बोला जाता था कि बोलियां, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायलेक्ट, तो टीचर बताते थे कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर चल के हमारी जो बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो सिमिलरली अगर हम जैसे ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कुछ उसी तरीके से हमारा कल्चर भी चेंज हो जाता है। तो कल्चर डिपेंड्स अपॉन सम थिंग्स लाइक फूड, अलग अलग जगह का अलग अलग फूड है, राइट। यहाँ पर हम किस चीज में कुकिंग करते हैं, हमारी जो मदर है या तो वो रिफाइंड ऑयल यूज करेंगी, या फिर या फिर मस्टर्ड ऑयल, या फिर सरसों का तेल जो होता है वो यूज करेंगी। लेकिन अगर हम साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो वहां पर क्या है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। वहां पर कोकोनट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कोई भी चीज कोकोनट ऑयल में फ्राई होती है या फिर कोकोनट ऑयल से उसका फूड बनता है। तो ये क्या है, दिस इज डिफरेंट डिफरेंट कल्चर। जहां पर जिस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, नॉर्थ में हम देखते हैं कि पंजाब जो है स्टेट, उसको बोला जाता है कि वहाँ सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं, राइट। और अगर हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम दूर आते जाएंगे, वैसे वैसे नॉन वेजिटेरियंस जो है वो कम होते जाएंगे। क्लोथिंग अलग अलग जगह की अलग अलग होती हैं, डिपेंड्स अपॉन द वेदर। हम देखते हैं नॉर्थ में आज के टाइम में हम लोग जैकेट, स्वेटर, कैप्स, ये सब चीजें पहन रहे हैं। तो और फेस्टिवल्स के हिसाब से भी क्लोथिंग जो होती है, राइट, हम दिवाली पे कुछ और पहनते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की या फिर साउथ की बात करेंगे, तो हम लोग दिवाली पे, तो दीज आर सम फैक्टर्स। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं। ट्रेडिशंस, यानी कि जो पुरानी प्रथाएं जो चलती आ रही हैं, जो परंपराएं हैं। आपने ही कल, आप में से किसी ने आंसर दिया था, ट्रेडिशन का मतलब पारंपरिक, यानी कि जो पुराने समय से अब तक आज तक रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं, फेस्टिवल मनाने का ढंग। तो ये क्या है कि इंडिया जो डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री की, दिस इज मास कल्चर। आप कुछ डिस्टेंस पर चलेंगे तो हमें और आपको कल्चर चेंज मिलेगा, एंड दिस मास कल्चर इज अ पार्ट ऑफ दिस मास सोसाइटी। सोसाइटी जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम सोशल। हम कहते हैं कि हम सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, हम सामाजिक नहीं हो रहे। तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि आज हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं मोबाइल फोन्स में, इंटरनेट में। तो वो किस वजह से कहते हैं, क्योंकि हम जो है वो सामाजिक नहीं हो रहे हैं, हम लोगों से मिलते नहीं हैं, हम उनसे बातचीत नहीं करते हैं। तो दैट इज बिकॉज कि सोशल जो टर्म है,
इट इज सोसाइटी जो टर्म है, सॉरी, इट इज अ आउटकम ऑफ वर्ड सोशल, यानी कि समाज से सामाजिक वर्ड निकला है। अगर मैं इसको बोलता हूँ, जो इसका हिंदी मीनिंग होगा सोसाइटी का समाज, और सोशल का मतलब होगा सामाजिक। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जहां पर डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी होगी वहां पर उन लोगों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, राइट। जैसे मैंने कल एक और एग्जांपल दिया था कि अगर जैसे आप ही लोग हैं और आप +2 के बाद किसी दूसरी जगह पर पढ़ने के लिए जाते हैं, और मान लीजिए वो स्टेट आपके यहाँ से काफी दूर है, तो आपकी एक, इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, ये ह्यूमन का नेचर होता है कि आप वहां पर जाकर सबसे पहले उस एरिया के, उस रीजन के और बच्चे ढूंढेंगे, राइट, ताकि आप उनके साथ घुल मिल सकें, ताकि आप उनके साथ एक सोसाइटी क्रिएट कर सकें। तो ये तो एक छोटे लेवल पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर एक सोसाइटी हो गई, लेकिन अगर हम पूरे इंडिया को कंसिडर करके चलते हैं तो उसमें सोसाइटी एक बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज अलग अलग। तो इसलिए इस टर्म को बोला गया है मास सोसाइटी। सोसाइटी इज ऑलवेज अ मास, जितने भी ज्यादा लोगों का समूह होगा। समाज कोई एक जने से तो बनता नहीं है, समाज कंप्राइजेज ऑफ मैनी पर्सन। तो सोसाइटी जो वर्ड है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ह्यूज टर्म है, और उसके साथ अगर मास लग जाता है तो दैट इज ऑन अ वेरी लार्ज लेवल। तो मास कल्चर इज अ पार्ट ऑफ मास सोसाइटी। एनी कंफ्यूजन इन दिस? सर मास कल्चर जो टर्म है वो बस इंडिया में ही होता है या फिर मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी आप ऐसे ही होता है? बेटा, आप इसी वाले एग्जांपल को ही अगर हम फॉरेन से कंपेयर करके चलते हैं, जैसे हमने अभी वेडिंग वाला एग्जांपल लिया था, तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं, मूवीज में भी देखा है हमने या फिर सीरियल्स में जैसे भी हमने देखा है, तो वहां पर वेडिंग का क्या कल्चर है। वहां पर हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मली देखा है, चर्च में जाते हैं, फादर या फिर जो भी प्रीस्ट होता है उनकी प्रेजेंस में वेडिंग हो जाती है, राइट। हम लोगों ने यही देखा है, चाहे फिर वो यूके की बात हो, चाहे फिर वो यूएसए की बात हो, फ्रांस, जापान, कोई भी अदर कंट्री हो, राइट। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो अगर 28 स्टेट्स हैं तो उसमें कम से कम भी नहीं तो 10 अलग अलग तरीके से हम लोग वेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो कल्चर जो है, ये डाइवर्सिटी जो है, अब आप यही चीज से, आप लैंग्वेज से इस चीज का अंदाजा लगाइए, हमारे कंट्री में कितनी, अगर 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो अलग अलग 28 रीजनल लैंग्वेजेस हैं हमारी, राइट। और उसके अलावा इंग्लिश और हो गई, तो करीबन हमारे इंडिया में अगर हम बोल देखें तो 29 से 30 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम वहीं यूएसए, यूके की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, या तो ब्रिटिश इंग्लिश है या फिर अमेरिकन इंग्लिश है, उसके अलावा तो और कोई बात नहीं होती है। अगर हम फ्रेंच की बात कर रहे हैं तो वहां पर फ्रेंच है, राइट, स्पेनिश लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये क्या है कि ये जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चर है, ये सिर्फ इंडिया में ही है। ये फॉरेन में हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन में रेस, यानी कि जो हमारा रंग भेद जो होता है उसके हिसाब से लोगों को बांटा जा सकता है। अगर हम इंडियंस वहां पर जाते हैं और हमारा जो कलर डिफरेंस है, तो वहां पर लोगों के जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिफरेंस किया जाता है वो लोगों के रंग के हिसाब से किया जाता है। अब हम या फिर आप कोई फॉरेन जाता है तो हम ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश ही बोलेंगे वहां पर जाकर के। तो हाउ विल दे डिफरेंशिएट देमसेल्फ, यानी कि वो हमें अपने आप से अलग किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि हमारा कलर डार्क है, राइट। हमारा उनका उनसे कुछ पैटर्न अलग हो सकता है। अब ये जो हम पहन रहे हैं आज के टाइम में, कोट है चाहे वो जीन्स है, दिस इज ऑल वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न है। जो भी चीज हम अपना रहे हैं, इट इज ऑल वेस्टर्न। तो हाउ दे विल डिफरेंशिएट, स्मार्टफोन्स वो लोग भी चला रहे हैं, स्मार्टफोन हम लोग भी चला रहे हैं, तो दे विल डिफरेंशिएट कि वो उसका या तो एक्सेंट से, वो उनका जो एक्सेंट है उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश बोली जा रही है, किस तरीके से आप इंग्लिश बोल रहे हो, किस तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन है, राइट। या फिर वो आपको कलर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जो ये डाइवर्सिटी है, ये हमारे चलिए तो सीरीज में बात करते हैं। सबसे पहले हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी की बात करते हैं। और जब मैंने पहले दिन क्लास में यूनिट डिस्कस किया था, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था, सर इसका नाम बुलेट थ्योरी क्यों है, राइट, यही क्वेश्चन था। तो पहले इसका इवोल्यूशन जान लेते हैं 1920s के टाइम पर। एग्जैक्टली कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई ईयर फिक्स नहीं है, अराउंड द ईयर 1920s में। और इट वाज, ये स्टेटमेंट या फिर जो ये थ्योरी दी गई थी, ये दी गई थी हार्ल्ड डी लासवेल, प्रैक्टिशनर कह सकते हैं हम इन्हें, मीडिया थ्योरी थ्योरिस्ट कह सकते हैं इनको हम, राइट, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। तो हार्ल्ड डी लासवेल
इन्होंने 5W की थ्योरी भी दी थी एक, लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट। तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ हाइपोडर्मिक निडल या फिर इसका दूसरा नाम जो है मैजिक बुलेट थ्योरी की बात करते हैं, राइट। अगर हम 1920s की बात करें तो आपने अभी सारा इवोल्यूशन पढ़ा है कुछ टाइम पहले ही। उस टाइम पर मेन मीडिया जो था, जो सबसे मेन चीज थी मीडिया में, प्रिंट की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, तो उस टाइम पर क्या चीज सबसे ज्यादा थी 1920s की अगर हम बात कर रहे हैं तो? किस चीज से रिवॉल्यूशन यानी कि लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था? टेलीविजन था, इंटरनेट था। बुक्स या फिर बुक्स या फिर आगे? मतलब बोलकर उन्हें समझाकर। बेटा प्रिंट, उसमें भी स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर्स, राइट। उस टाइम पर जो एक इन्फ्लुएंशियल मेथड था दैट वाज प्रिंट, और उसमें भी स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर्स थे जिनके थ्रू लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो हमारा सबसे पुराना जो मीडिया है वो हमारा प्रिंट मीडिया है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम सब चीजों की बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही, तो 1780 में न्यूज़पेपर आया, 1922 के आसपास में रेडियो आया, 1959 में हमारा टेलीविजन आया, एंड अराउंड 1990s हमारा जो है इंटरनेट आया था। तो इन सब में सबसे पुराना क्या है? हिस्ट्री से तो सब वेल अवेयर हैं, अगर डेट्स की भी बात कर रहे हैं, नंबर्स की भी बात करते हैं, तो सबसे पुराना क्या है? यही है शायद से 1780 प्रिंट मीडिया ही है। तो अगर 1922 में रेडियो आ रहा है, या फिर 1920 में जैसे हमने बात की थी सबसे पहले बीबीसी ने प्रोडक्शन ट्रांसमिशन स्टार्ट किया था रेडियो का, तो उस टाइम पर रेडियो तो स्टार्टिंग फेज में ही था, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देगा लोगों को? तो दैट वाज न्यूज़पेपर्स जो लोगों के माइंड को चेंज कर रहा था। तो व्हाट दिस थ्योरी स्टेट्स, ये थ्योरी क्या कहती है? इसका नाम हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी या फिर बुलेट थ्योरी क्यों है? हम किसी को भी निडल पिंच करते हैं या फिर किसी को जब बुलेट हिट करती है तो क्या होता है? वो एकदम स्पीड से हिट करती है, राइट। निडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सडनली चुभाएंगे ना निडल। अगर बुलेट है, कोई किसी को भी बुलेट हिट करती है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है एंड इट अफेक्ट्स। तो हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी या फिर मैजिक बुलेट थ्योरी क्या कहती है? हार्ल्ड डी लासवेल ने ये बोला था अराउंड ईयर 1920 1920 के आसपास में कि जो भी न्यूज हमारे पास आ रही है किसी भी मीडिया से, वो लोगों के माइंड को डायरेक्टली हिट करती है लाइक अ बुलेट। जिस तरीके से बुलेट हिट करती है बॉडी पार्ट को किसी को भी, तो उसी तरीके से जो हमारी न्यूज है कोई भी, वो डायरेक्टली किसी पर्सन को हिट करती है, पेनिट्रेट करती है उसके माइंड में, और एक उसके माइंड में घर बना लेती है। अगर कोई भी किसी भी चीज के बारे में अनअवेयर है, अब मान लो मैं ही आपको कोई चीज बता रहा हूँ, चाहे मैं आपको गलत बताऊं चाहे सही बताऊं, तो वो चीज क्या है, वो आपके माइंड में एक घर कर लेगी, वो चीज आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगी। हम बचपन से देखते हैं कि हमें बोला जाता है कि वहां मत जाओ भूत आ रहा है, वहां पर भूत है, राइट। तो ये क्या है कि हमारे माइंड में एक बुलेट की तरह एक चीज सेट हो जाती है, या फिर एक निडल की तरह बचपन से ही पेनिट्रेट किया जाता है कि यस, भूत जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी या फिर मैजिक बुलेट थ्योरी में हार्ल्ड डी लासवेल ने ये बोला था कि जो भी मीडिया है दैट ट्राइज टू पेनिट्रेट इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज जो भी है, वो आपके माइंड में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है डायरेक्टली विद स्पीड। उन्होंने इसको बुलेट का एग्जांपल देते हुए बोला कि जिस तरीके से कोई भी बुलेट है, कोई भी बंदूक की गोली है, वो हमारे बॉडी को हिट करती है, स्पीड से हिट करती है, और वो कुछ ना कुछ अफेक्ट करती है, चाहे वो चोट मार रही है या फिर वो किसी भी इंसान की डेथ ले रही है, उसको हर्ट कर रही है। तो ये क्या है, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी कि ये उसका रिजल्ट है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी मीडिया से कोई न्यूज पढ़ रहा है या कोई न्यूज सुन रहा है, तो वो डायरेक्टली उसके माइंड में हिट हो जाएगी। निडल इसलिए बोला गया है ताकि हम जो निडल चुबाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं जब हम, तो वो दर्द करती है, तो उसका रिजल्ट क्या है, वो दर्द कर रही है। तो उसी तरीके से जब हम किसी न्यूज को पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में बैठ जाएगी और वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर देगी। आप लोग याद कीजिए, जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे
न्यूज़पेपर्स की। तो इस टाइम के आसपास अराउंड महात्मा गांधी ने न्यूज़पेपर्स का बहुत रोल, यानी कि न्यूज़पेपर्स की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यूज की थी। हमने डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी जो है वो न्यूज़पेपर्स में लिखते थे अपने आर्टिकल्स, ताकि जो रीडर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएं, उनका जो माइंड है वो चेंज हो जाए, और वो जो हिंसा की जगह अहिंसा, हिंसा और अहिंसा तो मालूम है ना, हिंसा की जगह अहिंसा का यूज करें फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री। तो अगर आप इस चीज को, इस थ्योरी को उससे कनेक्ट करके देखते हो जो हमने बात की थी, तो उसमें क्या है कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स, यानी कि न्यूज़पेपर जो है वो मीडिया टूल है और लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के बाद उनके माइंड में वो चीज इस तरीके से पेनिट्रेट हो रही है कि वो लोग उस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनका जो ओपिनियन है वो चेंज हो रहा है उस चीज को लेकर के। तो हार्ल्ड डी लासवेल ने यही बोला था कि मीडिया जो भी है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो लोगों के माइंड में डायरेक्टली पेनिट्रेट की जा रही है, राइट। 2014 के अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसका ही एक एग्जांपल है एजेंडा सेटिंग। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ आप समझिए कि किस तरीके से 2014 में जब करीब काफी टाइम बाद बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से फॉर्म हुई थी, राइट, मोदी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम पर क्या था, कुछ स्लोगन्स थे, कुछ मीडिया का रोल था, उन्होंने पार्टी को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उस पार्टी की एक गुड, यानी कि एक पॉजिटिव इमेज लोगों के माइंड में बैठ गई। अगर कोई कह रहा है कि मैं कांग्रेस को या फिर किसी अदर पार्टी को वोट करूंगा, बट क्या हुआ 2014 में कि मीडिया ने इस तरीके से लोगों का ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर दिया, चेंज कर दिया, कि उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया। तो ये क्या है, दिस इज हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, यानी कि लोगों के माइंड में इस तरीके से चीज बैठा दी गई कि बीजेपी जो है ये पॉजिटिव पार्टी है, ये आगे आके डेवलपमेंट करेगी, राइट। हमने देखा था ना, कुछ स्लोगन्स बने थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरीके से जो क्रिएटिव टीम थी पार्टी की, उसने कुछ स्लोगन्स तैयार करे ताकि वो जो है लोगों के माइंड में पेनिट्रेट हो सके। छोटे स्लोगन है और डायरेक्टली है, और वो बुलेट की तरह उन्होंने लोगों के माइंड में हिट किया। तो ये क्या था कि ये मीडिया का एक ट्रायल था कि उन्होंने एक एजेंडा सेट किया लोगों के माइंड में। एक मीडिया जो भी दिखाएगा उसे हम लोग बिलीव करते हैं। तो ये क्या है कि मैजिक बुलेट थ्योरी, मैजिक की तरह बुलेट ने काम किया, और जो भी चीज मीडिया ने दिखाई हम लोगों के माइंड में वो चीज घर कर गई, उसने वो चीज को परमानेंटली हमारे माइंड में ड्रॉप कर दिया, राइट। तो ये है हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। कोई कंफ्यूजन इसमें? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी हमारे सिलेबस में क्यों है, क्या कर रही है, राइट। हमें बचपन से ही, जब चाहे वो संस्कार दिए जाते हो, हमें बोला जाता है ना कि लड़कों को भी पैर छूना है, और लड़कियों को हमेशा यही बोला जाता है कि आपको किसी के भी पैर नहीं छूने हैं, राइट। हमें बोला जाता है कि अगर कोई लड़का पैर छू रहा है, किसी के पैर फीट टच कर रहा है, तो उसको बोला जाता है कि हाँ, काफी ज्यादा संस्कार हैं, काफी ज्यादा एडिकेट्स, मैनर्स हैं। और वहीं अगर लड़की छूती है तो उसको कई बार डांटा भी जा सकता है या बदतमीज बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे को बचपन से ये चीज हमारे माइंड में पेनिट्रेट की जाती है, निडल की तरह घुसाई जाती है, राइट। एक तो वो भूत वाला एग्जाम्पल जो अभी हमने बोला था, और एक ये पैर छूने वाली बात, या फिर जैसे हम हाथ जोड़ रहे हैं तो हमें उस टाइम पर बो करना है, झुकना है हमें, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे माइंड में बचपन से ही पेनिट्रेट की जाती हैं। हम चाहे वो किसी को देख करके वो चीज सीखें, या फिर हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो हमें वो सब चीजें समझाएं, राइट। बचपन में हमें कहा जाता है ना कि अगर सब्जियां नहीं खाओगे, दाल नहीं खाओगे तो बड़े नहीं हो पाओगे। तो ये सब चीज क्या है, ये हमारे माइंड में पेनिट्रेट कर रही है। इन्होंने हमारे माइंड में एक घर बना लिया है कि हाँ, अगर हम लोग ये चीज नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम जब कभी हम भी आगे जाकर के पेरेंट्स बनेंगे तो क्या होगा, हम भी यही चीजें अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे। तो ये क्या है, इट इज अ ट्रेडिशन गोइंग ऑन। ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स को बताया, हमारे पेरेंट्स ने हमको ये चीज बताई, जब इन फ्यूचर हम पेरेंट्स होंगे तो हम अपने बच्चों को भी ऑब्वियसली यही चीज बताएंगे। तो ये क्या है, इट इज अ चेन, ये एक चेन फॉरवर्ड हो रही है आगे, और हम भी वो चीज उस टाइम पर पेनिट्रेट करेंगे। हमें ये चीज मालूम नहीं होगी, बट हम भी ये चीज अपने बच्चों के या फिर कोई भी अगर कोई अदर है उसके माइंड में हम ये चीज पेनिट्रेट करेंगे, राइट। तो यही है, अगर हम इसको, इस थ्योरी को अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके देखते हैं तो हमें ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, राइट। इसके बाद जो है दूसरी थ्योरी है,
two-step flow theory, right? In the year 1944 by पहले नोट डाउन कर लो आप ये, उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज टू स्टेप फ्लो थ्योरी। ठीक है, 1944 में आई थी और एलिहू कार्ब्स, जो ये प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन है कार्ब्स, KATZ कार्ब्स, एलिहू कार्ब्स, इन द ईयर 1944। कुछ आइडिया लग रहा है जो मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है, उससे कुछ लग रहा है आइडिया कि क्या ये थ्योरी कह सकती है, क्या बोला होगा, टू स्टेप फ्लो का मतलब क्या होगा, क्या इसका मीनिंग निकलेगा? यहाँ पर सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बेटा डायग्राम तो दिख ही रहा होगा, अगर चलो लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा, वैसे ये लिखा हुआ है सोर्स, राइट, ये R स्टैंड्स फॉर रिसीवर, और यहाँ पर ये S हम बोल सकते हैं सोर्स, एंड देन यहाँ पर R दैट स्टैंड्स फॉर रिसीवर। तो ये फिगर तो दिख रहा होगा, एक बोर्ड क्लियर नहीं है वो मैं भी देख रहा हूँ Yes, sir. screen पे, लेकिन फिगर तो प्रॉपरली दिख रहा होगा ना। तो इससे कुछ आइडिया लग रहा है कि ये क्या हो सकती है, व्हाट दिस थ्योरी स्टेट्स। चलो अटेम्प्ट के पूरे मार्क्स सर जाएंगे। मतलब एक एग्जाम्पल की तरह कि नहीं, मतलब पहले किसी ने आपको कोई न्यूज़ दी तो फिर वो आप ठीक है, किसी और को दोगे और वो आप सेंडर बन जाओगे और दूसरा रिसीवर फिर वो किसी और को देगा। ठीक है, काफी हद तक ठीक है, आप डायग्राम से समझ रहे हो। ये मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 1944 की, राइट। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, देखो जितने भी हैं थ्योरी देने वाले सब फॉरेनर्स हैं, और उन्होंने ये बात इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं करी है, उन्होंने बाहर यानी कि जहां से भी उन्होंने थ्योरी निकाली है वहां के बारे में बात की है। तो जैसे मैंने लिखा था 1944 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का टाइम था, यूएस के जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं उस टाइम पर, तो ये थ्योरी उस टाइम पर डेवलप की गई थी 1944 में, राइट। टेलीविजन उस टाइम पर ग्लोबल लेवल पे था, लोग टेलीविजन देखा करते थे, राइट, बट इतना भी नहीं था कि सब अफोर्ड कर पाए, सबके पास एक टेलीविजन सेट हो। तो आप जो इस फिगर से बोल रहे हो, जो भी बच्चे ने बताया था अभी ऑनलाइन, कि एक सोर्स है और यहाँ पर रिसीवर है। तो क्या होता है, अगर आप इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक मेन सोर्स हूँ, ये मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं मेन सोर्स हूँ, मैं आपको कुछ चीज पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ जितने भी 10-12 बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग रिसीवर्स हैं इस टाइम पर, राइट। लेकिन बच्चे आप लोगों से भी ज्यादा हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो आपसे पूछेंगे भी क्लास खत्म होने के बाद कि मैंने आज क्या पढ़ाया, क्या टॉपिक क्लियर कराए थे मैंने आपके, राइट, और क्या क्या इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बताया था। जैसे हमने मास कल्चर की बात करी, तो आप उनके सामने मास कल्चर टर्म रख दोगे, उनके लिए वो चीज बिल्कुल नई है, फिर आप उन्हें धीरे धीरे एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज मास कल्चर, व्हाट इज मास सोसाइटी, व्हाट इज थ्योरी। तो आप उस टाइम पर आप अभी रिसीवर हो, ठीक है, बट जब आपसे और बच्चों ने पूछा तो आप उस टाइम पर सेंडर बन गए, आप लोग उनको एक चीज बताओगे। लेकिन अब इसमें क्या आ जाता है, स्टेप 1 यहाँ पर पूरा हो गया कि मैंने आपको वो चीज पढ़ा दी। स्टेप 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, जब आपसे कोई ये चीज पूछेगा
कि आज मैंने क्या पढ़ाया, यानी कि आज सर ने क्या पढ़ाया इस सब्जेक्ट में। आप जब उनको बताना स्टार्ट करोगे, स्टेप 2 बिगिंस फ्रॉम देयर। और यहाँ पर क्या है कि आप एग्जैक्टली वो चीज नहीं बताओगे जो मैंने आपको पढ़ाई थी, आप उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दोगे, राइट। तो टू स्टेप फ्लो थ्योरी यही कहती है कि जो न्यूज है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक सोर्स से ओरिजिनेट होगी, वो रिसीवर्स तक पहुंचेगी। और जब सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा, जब वो रिसीवर सेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने एक बात की थी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो एक सर्कुलर प्रोसेस है। ये तो एक सेंडर, मीडियम, रिसीवर, राइट। और जब हमें फीडबैक देना है तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये सेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीडियम यही रहेगा, और रिसीवर। ये क्या हो गया, इट इज अ सर्कुलर मॉडल। तो कम्युनिकेशन क्या है, इट इज अ सर्कुलर प्रोसेस है। तो मैंने या फिर एक किसी सोर्स से न्यूज ओरिजिनेट हुई और वो पहुंची रिसीवर के पास, रिसीवर ने वो चीज ग्रैब कर ली। अब वो आपके ऊपर है कि आपने कितनी ग्रैब करी, कितनी ड्रॉप कर दी वो। फिर आपसे जब कोई और पूछेगा या फिर आप किसी को बताओगे वो न्यूज, तो वो जो दूसरे रिसीवर के पास जाएगी, वो इंफॉर्मेशन जाएगी तो सही, लेकिन वो पूरी प्रॉपर एप्रोप्रिएट नहीं होगी जो ओरिजिनल मेन सोर्स से आई है, राइट। इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा। हमने कहानी सुनी होगी एक कि खिचड़ी खिचड़ी एक टर्म वो याद कर लेता है, जाते 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 घर तक कभी खिचड़ी से खाचड़ी हो गया, फिर वो उड़चिड़ी हो गया। तो वो क्या है कि इंफॉर्मेशन धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे वो लोगों के पास पास ऑन होती जा रही है ना, वो चीज धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। तो इट इज टू स्टेप फ्लो थ्योरी कि किसी भी सोर्स से, मेन सोर्स से इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट हुई और वो अपने रिसीवर्स के पास तक पहुंची। फिर जब आगे रिसीवर से वो गई, स्टैंडर्ड बन गए वो लोग दूसरे रिसीवर्स के पास, तो वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम वही इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी जो मेन सोर्स से ओरिजिनेट हुई थी। इसका एक और एग्जांपल, जो रूरल एरियाज हैं या फिर जो गांव गांव दराज हैं जहां पर अभी भी टेलीविजन नहीं है, वहां पर मान लीजिए कि कोई एक अमीर परिवार है, दे कैन अफोर्ड टेलीविजन। उन्होंने घर पे कोई भी न्यूज देखी टेलीविजन पे, और क्या होगा जब वो लोग चौपाल पर बैठेंगे, तो क्या हुआ कि उस टाइम पर मेन सोर्स जो है वो हमारा टेलीविजन है, वहां से उसने वो इंफॉर्मेशन देख ली, और जिसके पास है टेलीविजन उन लोगों ने वो न्यूज देख ली, तो वो उस टाइम पर रिसीवर है, राइट। शाम का टाइम हुआ है, जिस टाइम भी वो लोग फ्री होते हैं, गांव के और लोगों से मिलते हैं, तो वो ये चीज बताते हैं कि आज टेलीविजन पे ये चीज दिखाई जा रही थी। तो वो एग्जैक्टली वही चीज नहीं बताएंगे जो टीवी पे दिखाई जा रही थी, वो उसमें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे, या तो हम कुछ भूल जाएंगे या फिर हम उसमें अपनी साइड से कुछ ना कुछ ऐड ऑन या रिमूव कर देंगे, राइट। कि भारत पे हमला होने वाला है, ये न्यूज चली, तो वो क्या उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे या कुछ ना कुछ अपनी साइड से ऐड ऑन कर देंगे, बट वही एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो उन्हें मेन सोर्स से मिल रही है। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप समझोगे तो इट इज वेरी इजी। जो हमारा टू स्टेप फ्लो है उसमें ये है कि मेन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन आएगी रिसीवर के पास पहुंचेगी, और जब स्टेप 1 खत्म हो जाएगा और वो दूसरे स्टेप पे प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जो हमारा सेंडर होगा, जो रिसीवर हमारा सेंडर बन जाएगा, वो एक्चुअल वही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा जो मेन सोर्स से ओरिजिनेट हुई है, राइट। एनी कंफ्यूजन इन दिस? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये तो हमने बात कर ली टू स्टेप की 1944 में, बट इस रिसर्च करके इन द ईयर 1955 एक्सपेंड किया गया और इस टू स्टेप फ्लो थ्योरी को नाम दिया गया मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी। अब इसको मल्टी स्टेप क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पर रिसीवर हुआ, अब ये प्रोसेस जो है इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपने किसी को आगे वो बात बता दी, राइट, तो उसने वो अपने हिसाब से चेंज करके वो आगे लोगों तक पहुंचा दी। तो ये क्या, ये एक चेन बनती जाएगी, नीचे तक ये चेन बनती जाएगी, राइट। अगर हम मूवी का एग्जांपल लेते हैं तो जो सलमान खान की मूवी थी उसमें वो बोलता है कि
आप 3 जनों की हेल्प करना, उन 3 से बोलना, वो आगे हेल्प करते जाएंगे, इस तरीके से चेन बनती जाएगी। तो यही है कि इंफॉर्मेशन जब मेन सोर्स से ओरिजिनेट होकर रिसीवर के पास पहुंचेगी तो वो चीज जो है वो चेन की तरह नीचे तक बढ़ती जाएगी। अगर मान लीजिए आपका ही कोई बेस्ट फ्रेंड है और उसने आपको ये चीज बोली, कोई अपना सीक्रेट शेयर किया, आपने वो चीज सुन ली, तो उस टाइम पर मेन सोर्स आपका बेस्ट फ्रेंड है और जिसने भी सुना वो रिसीवर है, और उसने एंड में ये चीज और बोल दी कि ये आगे किसी को मत बताना। लेकिन आप क्या हो या हम क्या हैं, हमने आगे वो किसी और के साथ शेयर कर दी, राइट। ये यहाँ पर आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको कोई सीक्रेट बता दिया, वो आपने सुन लिया और उसने ये कह दिया कि आगे इसे किसी के साथ शेयर मत करना, लेकिन आपने फिर भी वो फर्दर किसी के साथ शेयर कर दी कि गॉसिप होगा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो वो यहाँ से यहाँ तक शेयर हुई। आपने भी उससे थर्ड पर्सन से ये चीज बोल दी कि आगे किसी से शेयर मत करना, मेरे को मेन सोर्स ने बोला था, मेरे फ्रेंड ने बोला था। लेकिन आपने क्या हुआ कि जो थर्ड पर्सन को बताई उसने आगे जाकर के किसी और को बता दी, या उसने घर पे कुछ डिस्कशन कर दिया, राइट। तो ये इस तरीके से एक चेन बनती जाती है। तो यहाँ से ये लोग रिसीव करा इन लोगों ने, फिर ये सेंडर बन गए, इन्होंने आगे रिसीव करा, तो ये सब क्या है, ये थर्ड स्टेप। तो ये जितनी भी नीचे चेन बढ़ती जाएगी, इट इज अनकाउंटेबल। हम इसको 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन इसके बाद भी और जाती है और अनकाउंटेबल है, देन इसी वजह से इसको नाम दिया गया था मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी। और ये एक्सपेंड जो करी थी, ये एलियू कास्ट, तो हमने नाम पहले लिखा हुआ है, राइट। उसके साथ हम एक और नाम लिख रहे हैं, पॉल लेजर्सफील्ड। पॉल लेजर्सफेल्ड 1955 में ये थ्योरी एक्सपेंड की गई फर्दर कि 2 स्टेप ना रह करके ये इंफॉर्मेशन सेकंड स्टेप पे ही खत्म नहीं होता है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का प्रोसेस, ये और भी फर्दर जाता है। तो दैट्स वाई इसको नाम दिया गया मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी, राइट। तो हमने जो आपकी थर्ड में थ्योरीज हैं तीनों, उसके बारे में हमने बात कर ली है। थ्योरीज है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं? एक की हमने कल बात की थी, ठीक है, राइट, मैजिक बुलेट थ्योरी, अपनी 2 स्टेप फ्लो थ्योरी, एंड यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन। इन तीनों में किसी का कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके का तो वो पूछ लीजिए।